नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स की बेहद मांग को देखते हुए हमने आज एक नई क्लास स्टार्ट की है और वो है हमारी हाई कोर्ट, एलडीसी और ग्रुप डी के लिए मैराथन क्लास। यह मैराथन क्लास आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। इसमें आपको रोज़ाना प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी और हमारे टीम एक्सपर्ट्स के द्वारा हाई कोर्ट की परीक्षा को कैसे क्लियर किया जाए इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बगैर देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज इंग्लिश का बहुत ही छोटा सा चैप्टर उठाएंगे, वो है डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और छोटा सा चैप्टर है। इसमें से निश्चित परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बगैर देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये डिटर्मिनर्स होते क्या हैं? सबसे पहले अपने को इसके बारे में जानना है। डिटर्मिनर्स होते हैं निर्धारक। और किसका निर्धारण करते हैं ये? इनको अपने निर्धारक कहते हैं। और ये किसका निर्धारण करते हैं? ये हमेशा संज्ञा का निर्धारण करते हैं। किसका निर्धारण करते हैं ये? संज्ञा का। किसी भी संज्ञा का निर्धारण करने वालों को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड विच डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन विच फॉलो देम। अब जो ये डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन से पहले आते हैं। तो इनको अपने ऐसे बोल सकते हैं कि प्लेस बिफोर ए नाउन, मतलब इनकी पोजीशन नाउन से पहले होती है। और जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से दोनों से पहले एडजेक्टिव आ सकते हैं, परंतु जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो हमेशा नाउन से पहले आएंगे। डिटर्मिनर्स मॉडिफाई नाउन ओनली, मतलब कि ये खाली नाउन को मॉडिफाई करते हैं। डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, परंतु जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करते हैं। इसलिए डिटर्मिनर्स के बारे में अपने को ये बातें ध्यान रखनी है कि एक तो संज्ञा का ये निर्धारक होते हैं और संज्ञा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा यह नाउन से पहले आते हैं और जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन दोनों से पहले आते हैं। और डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये डिटर्मिनर्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं आपने सुना होगा। एक फर्स्ट होता है, एक फॉरमोस्ट होता है, एक मैनी होता है, मैनी ए, एल्डर, ओल्डर, फ्यू ए फ्यू, द फ्यू, लिटल ए लिटल, द लिटल। इस टाइप से ये बहुत से डिटर्मिनर्स होते हैं। आज अभी अपने इसी डिटर्मिनर्स को लेकर के क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं और इनकी पोजीशन क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एक डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमारा पहला डिटर्मिनर है वो है फर्स्ट। फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट फर्स्ट मतलब होता है पहला। और एक होता है फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट मतलब क्या होता है? मुख्य, या इसको हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। तो हमारा पहला डिटर्मिनर है फर्स्ट और फॉरमोस्ट। इसमें क्या होता है? फर्स्ट मतलब होता है पहला और फॉरमोस्ट मतलब होता है मुख्य या इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, जैसे कि आई स्टूड इन द रेस। अब जो एक इसका एग्जांपल मैं आपके सामने करवा रहा हूँ, आई स्टूड इन द रेस, मतलब ये रेस में क्या है, मेरी पोजीशन को बता रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने आई स्टूड इन द रेस, मतलब आई स्टूड फर्स्ट इन द रेस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई स्टूड फर्स्ट इन द रेस, मतलब मैं पहले आया था रेस के अंदर। इसी प्रकार एक एग्जांपल है हमारा, इंदिरा गांधी वाज द पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। इंदिरा गांधी वाज द पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन फर्स्ट आएगा या इसमें फॉरमोस्ट आएगा? क्योंकि इंदिरा गांधी अपने समय की मुख्य पॉलिटिशियन थी, तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हर टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट और फॉरमोस्ट में जो कन्फ्यूजन था ये दूर हो गया होगा। फर्स्ट का मतलब होता है पहला और फॉरमोस्ट का मतलब होता है मुख्य या इम्पोर्टेंट। अब जो हमारा अगले डिटर्मिनर्स हैं वो है मैनी और मैनी ए। स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि कहाँ पे मैनी आएगा और कहाँ पे मैनी ए आएगा। तो आज इसी कन्फ्यूजन को अपने को दूर करना है। देखो दोस्तों, मैनी और मैनी ए दोनों का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ मैनी स्टैंड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ, या बहुतायत, मतलब जहाँ बहुतायत की बात हो या ए लार्ज नंबर ऑफ हो, वहाँ पे क्या होता है? मैनी और मैनी ए का यूज होता है।
मतलब बहुतायत के सेंस में मैनी और मैनी ए का यूज होता है। अब हमें कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि हमें यहाँ मैनी लगाना है या मैनी ए लगाना है। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैनी का यूज हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन में होगा। प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन के अंदर मैनी का यूज होगा। और जब भी मैनी ए दिख जाए आपको तो उसके अंदर आपको सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज होगा। तो सबसे बड़े यही इसकी पकड़ है कि हमें सबसे पहले नाउन देखना है और वर्ब देखनी है। वर्ब अगर प्लूरल है तो मैनी का यूज होगा, और वर्ब अगर सिंगुलर है तो मैनी ए का। नाउन अगर प्लूरल है तो मैनी का, और नाउन अगर सिंगुलर है तो मैनी ए का। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अब जो हमारा पहला एग्जांपल है, दैट सोल्जर वाज डाइड इन द वार। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वर्ब और इसका नाउन क्या है। अब देखो इसमें वर्ब कौन सी है दोस्तों, वर्ब है इसके अंदर सोल्जर, और नाउन इसमें कौन सा है, सोल्जर। और सोल्जर क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन है, और यही सोल्जर्स होता तो ये क्या हो जाता, प्लूरल नाउन। और वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है, वाज है, और यहाँ वर्ब होता तो क्या हो जाती, प्लूरल वर्ब। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आ जाती है वहाँ हमें किसका यूज करना है, मैनी ए का। तो दोस्तों यहाँ पे किसका यूज होगा, मैनी ए का। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है उसको आप देखिए। इसमें क्या होता है कि जो वापस एक एग्जांपल है, डैश सोल्जर्स वर डाइड इन द वार। इस बार देखो, इस बार क्या हो रहा है, नाउन क्या हो रहा है, सिंगुलर हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। आप कहोगे कि नाउन सर प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, मतलब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब किसके अंदर आते हैं, मैनी के अंदर। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, मैनी। उम्मीद करता हूँ आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। मैनी ए के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा गौर करते हैं, डैश गर्ल वाज डांसिंग, डैश गर्ल वाज डांसिंग। अब देखो इसमें मैनी आएगा या मैनी ए आएगा। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, हमें सबसे पहले पकड़ना है कि इसमें नाउन और वर्ब कौन सी है। तो मैं आपके सामने एक दो दिन में क्लास लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं नाउन और वर्ब की पहचान करना सिखाऊंगा कि कौन सी नाउन होती है और इसको कैसे पहचाना जाता है, कौन सी वर्ब होती है और कितने टाइप की वर्ब होती है, सारा बताऊंगा। आज आप इसके बारे में देखिए थोड़ा बहुत। तो अपने को यही पकड़ना है, जो गर्ल है वो क्या है, सिंगुलर नाउन है, और वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इतना अपने को पकड़ में आ गया। यहाँ अगर वर्ब होता तो प्लूरल वर्ब हो जाता, और गर्ल्स होता तो वो प्लूरल नाउन हो जाता। पर यहाँ अपने को सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है तो अपने उसके हिसाब से लगाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब हो तो हमें किसका यूज करना है, मैनी ए का। तो यहाँ आंसर में क्या आएगा, मैनी ए। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैनी और मैनी ए में जो कन्फ्यूजन था ये दूर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब कि आपको कंफर्ट जोन को त्यागना पड़ेगा। यदि आपको कुछ ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तब तो आप सक्सेस हो जाओगे। और अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहे तो आपका सक्सेस होना मुश्किल है। इसलिए परेशानियों का आप डटकर सामना कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, जिससे कि आपको निश्चित सफलता मिल सके। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को वापस स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एल्डर और एल्डेस्ट और ओल्डर और ओल्डेस्ट के बारे में। अब देखो जो एल्डर एल्डेस्ट होते हैं या ओल्डर ओल्डेस्ट होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज हमेशा एज कंपैरिजन में होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करके आते हैं, जहाँ एल्डर लगाना होता है वहाँ पे ये ओल्डर लगा के आ जाते हैं, और जहाँ पे ओल्डर लगाना होता है वहाँ पे ये एल्डर लगा के आ जाते हैं। तो आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। देखो एल्डर और एल्डेस्ट का यूज कहाँ होता है, जब अपना कोई ब्लड रिलेशन हो, मतलब कि जिससे हमारा खून का रिश्ता हो, उसके लिए तो हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करेंगे। और जिससे खून का रिश्ता नहीं हो, मतलब ब्लड रिलेशन नहीं हो, उनमें क्या करोगे आप, ओल्डर और ओल्डेस्ट। जैसे कि कोई एनिमल है, कोई पर्सन है, कोई थिंग है, इनमें आप हमेशा ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करोगे। एक हमेशा एरर आता है इसमें आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड। एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। इनके साथ हमेशा
टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, और ओल्डर वाले में हमेशा देन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ये एक बहुत एरर आता है कुछ पेपर के अंदर, कंफ्यूज मत होना। एल्डर और एल्डेस्ट के साथ टू, ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ देन। अब जो हमारा पहला एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट ट्री इन आवर फैमिली। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या पकड़ना है कि कोई ब्लड रिलेशन वाला केस है या नहीं है। तो आप कहोगे कि ये ब्लड रिलेशन वाला केस नहीं है, ट्री आ रहा है, मतलब कोई वस्तु आ रही है, तो इसमें एल्डर आएगा या ओल्डर आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर एल्डर नहीं आएगा, क्योंकि यह कोई वस्तु या थिंग है, तो इसकी जगह हमें ओल्डर का यूज करना है। पर इसमें ओल्डर आएगा या ओल्डेस्ट आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे वाला देखना पड़ेगा। और ये क्या है, दा आ रहा है, और दा प्लस हमेशा क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री। मतलब दा के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ओल्डर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट। तो दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन आवर फैमिली। समझ आया। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखो, माई ग्रैंड फादर इज द, ये GF नहीं है, इसको आप गलत नहीं लिए, ग्रैंड फादर है, ठीक है। GF होती है, उससे आपका ब्लड रिलेशन नहीं होता है दोस्तों। तो ये है ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर इज द डैश मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अब जो ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड फादर क्या है, इनमें हमारा ब्लड रिलेशन निकल रहा है, और ये इनसे हमारा खून का रिश्ता है। तो जिससे खून का रिश्ता होता है, उसमें क्या है, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज किया जाता है। अब आप कंफ्यूज कहाँ होगे कि सर यहाँ एल्डर लगे या एल्डेस्ट लगे। तो अपने को सबसे पहले उसमें देखना है कि कहीं दा वाला केस तो नहीं आ रहा। इसमें भी दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। तो दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री का जहाँ भी यूज होता है, वहाँ अपने को एल्डेस्ट लगाना है, एल्डेस्ट। तो आप ओल्डर और ओल्डेस्ट में कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया। एक एग्जाम्पल और लिखो आप। एक एग्जाम्पल है, फादर इज डैश देन मदर। अब स्टूडेंट इसमें क्या गलती करके आते हैं, यहाँ स्टूडेंट कहते हैं फादर और मदर है तो हमारा इनसे ब्लड रिलेशन होगा, और यहाँ क्या आएगा, ओल्डर आएगा सर। पर वो बहुत गलत होते हैं। जो माता और पिता होते हैं, उनका खून का रिश्ता नहीं होता, उनका दिलों का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता नहीं होता उनके बीच में कभी भी, क्योंकि माता जी अलग परिवार से होती है, पिताजी अलग परिवार से होते हैं। तो मैंने आपको बताया है, जिसका खून का रिश्ता होता है वो आता है ओल्डर और ओल्डेस्ट उसमें। पर इसमें इन दोनों का कभी खून का रिश्ता नहीं होता, और आपको एग्जाम के अंदर ये केस बहुत बार दिखेगा, फादर मदर से रिलेटेड। तो इनमें क्या आएगा दोस्तों, हमेशा ओल्डर का यूज आएगा, कभी भी एल्डर का यूज इसके अंदर नहीं आएगा। इसमें हमेशा ओल्डर का यूज आएगा, क्योंकि इनका खून का रिश्ता नहीं होता है, इनका जो है दिलों का रिश्ता होता है। चलो ठीक है, अब ज़्यादा भावुक मत हो, आगे बढ़ो। अब जो अगला एग्जाम्पल है हमारा, फ्यू और ए फ्यू और द फ्यू। तो जो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू होते हैं, इनका यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम फ्यू के बारे में पढ़ेंगे हम, फिर ए फ्यू और फिर द फ्यू। फ्यू मतलब होता है बिल्कुल कम या अपर्याप्त या नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। ना के बराबर, ना के बराबर का जब भी केस आ जाए वो होता है फ्यू, ठीक है। और ए फ्यू में होता है कि थोड़ा या पर्याप्त, थोड़ा या पर्याप्त। इसका जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, आपको ये एकदम दिक्कत सही हो जाएगी। और इसका हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है ए फ्यू का, और फ्यू का नेगेटिव के सेंस में किया जाता है, ठीक है। और जो दा फ्यू होता है, इसका यूज किया जाता है जितने भी हैं उतने सभी। इसमें क्या यूज किया जाता है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। चलो वापस स्टार्ट करते हैं। दा फ्यू। अब दा फ्यू क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जितने भी हैं उतने सभी इसके अंदर आते हैं। जितने भी हैं उतने सभी इसके अंदर क्या है होते हैं, आते हैं। जितने भी हैं उतने सभी इसके अंदर आते हैं। अब दा फ्यू है, दा फ्यू का सबसे बड़ा आपको बताता हूँ। एक तो इसका यूज पॉजिटिव सेंस में होता है, ठीक है। और इसको पकड़ने की ये ट्रिक है कि दा फ्यू के साथ हमेशा दा फ्यू, इसको पकड़ने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। दा फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। अब सर आप कहोगे कि सर ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज वह होता है जो अपने से पहली आई हुई नाउन को परिभाषित करे। इट डिफाइंस द नाउन विच इज एंटीसेटेड इन पोजिशन, मतलब अपने से पहली जो नाउन आई हुई है उसको परिभाषित करे, वो कौन होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आएगा दैट,
या विच या शी हैड, मतलब अपने से पहले वाले नाउन को जो परिभाषित करे वो होता है एडजेक्टिव क्लास। मतलब दैट, विच, आई हैड या हैव, वी हैव या हैड, दे हैव या हैड, शी हैज या हैड, द हैज या हैड। ये अपने को सेंटेंस में अगर कहीं दिखते हैं तो अपने को आंखें बंद करके वहाँ पे हमेशा द फ्यू का यूज करना है। ये अपने को कहीं पे भी दिखते हैं, अपने को वहाँ पे द फ्यूज का यूज करना है दोस्तों। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। अब इसमें क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है आई एम सॉरी आई हैव फ्रेंड्स। अब देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है फ्रेंड्स, तो इस फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का कहाँ होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और अब ये इससे पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस सेंटेंस को सॉरी से पकड़ में आएगा। सॉरी मतलब होता है नेगेटिव सेंस, और इससे हम पकड़ में आ जाएंगे कि ये सेंटेंस है जो नेगेटिव है। तो इसने बोला है आई एम सॉरी आई हैव डैश फ्रेंड्स, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैंने आपको बताया था फ्यू का यूज होगा। तो इसमें किसका यूज होगा, फ्यू का यूज होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको देखिएगा, प्लीज गिव मी डैश मिनट्स टू स्पीक। अब जो मिनट्स है वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मैंने आपको बताया था प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन सा था, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज होता है। अब इसने क्या बोला है, प्लीज गिव मी मिनट्स टू स्पीक, मतलब इसमें कुछ पॉजिटिव सेंस आ रहा है। तो इसने बोला है कि मुझे कुछ समय, कुछ मिनट्स दो बोलने के लिए, तो इसमें हमेशा ए फ्यू का यूज आएगा क्योंकि इसका सेंस पॉजिटिव आ रहा है। और हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है राहुल स्पेंट डैश रुपीज विच शी हैड, मतलब राहुल के पास जितने रुपीज थे वो सारे उसने खर्च कर दिए। तो ये क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था जितने भी हैं उतने सभी। तो आपको यहाँ पकड़ में आ गया होगा कि यहाँ तो यूज तो द फ्यू का होगा। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें एडजेक्टिव क्लोज से भी आप पकड़ सकते हो। तो इसमें एडजेक्टिव क्लोज क्या आ रहा है दोस्तों, रुपीज शी हैड, सी हैड आ रहा है इसमें एडजेक्टिव क्लोज, तो आप इसको एडजेक्टिव क्लोज से भी पकड़ सकते हो। और रुपीज क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो मैं यहाँ कर दूंगा द फ्यू। उम्मीद करता हूँ जो आपको फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में आप कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी। सेम फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का उल्टा केस होता है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। बस इसमें उसमें क्या हो रहा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो रहा था, और इसमें क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा यूज होगा। तो हमेशा इसमें अपने को अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के अंदर। अब लिटिल, लिटिल मैंने आपको बता दिया कि लिटिल का यूज नेगेटिव सेंस में होता है, ना के बराबर या अपर्याप्त। ठीक है, ए लिटिल का होता है पॉजिटिव सेंस में, मतलब पर्याप्त मात्रा के अंदर, सारा वो फ्यू वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। और जो द लिटिल होता है, द लिटिल में होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब वही सेम केस है, जितना है उतना सभी। और इसमें भी यही अपने द लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लोज, वो सेम केस है। इसमें भी अपने को क्या करना है, एडजेक्टिव क्लोज से पकड़ में लाना है कि इसमें द लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, क्या आएगा। अब जो हमारा पहला एग्जांपल है, हैव डैश पेशेंस। अब पेशेंस क्या होता है दोस्तों, ये पेशेंस होता है अनकाउंटेबल नाउन। पेशेंस को गिन नहीं सकते आप, तो जिसको गिन नहीं सकते वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो हैव ए लिटिल पेशेंस, पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हमेशा किसका यूज होगा दोस्तों, ए लिटिल का, क्योंकि इसमें थोड़े का सेंस आ रहा है और पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें ए लिटिल का यूज होगा। अगला है हमारा, देयर इज लिटिल मिल्क इन द फ्रिज वी कांट मेक टी फॉर द गेस्ट, मतलब फ्रिज के अंदर थोड़ा सा मिल्क है और मैं मेहमानों के लिए चाय नहीं बना सकूंगा। तो अब मिल्क क्या होता है दोस्तों, मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है तो यहाँ किसका यूज होएगा, लिटिल का। और जो आखिरी एग्जांपल है इसका, देयर इज मिल्क इन द फ्रिज वी कैन मेक टी। अब देखो, देयर इज मिल्क इन द टी वी कैन मेक टी, अब इसमें थोड़ा सा दूध है जिससे मैं चाय बना सकता हूँ, मतलब इसमें थोड़ा का सेंस आ रहा है, तो इसमें ए लिटिल का यूज होगा। उम्मीद करता हूँ लिटिल वाला केस पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब जो आगे है सम और एनी। अब दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि सम का यूज कहाँ होता है, एनी का यूज कहाँ होता है। सम का यूज होता है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सम का यूज होता है, और एनी का सभी जगह पे एनी का यूज होता है। ठीक है,
अब इसको पकड़ में कैसे लाओगे कि सम कहाँ लगेगा और एनी कहाँ लगेगा। तो सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। जहाँ पॉजिटिव डिग्री दिखे या पॉजिटिव सेंस दिखे आपको, वहाँ सम का यूज होता है। और जहाँ पर भी आपको नेगेटिव कुछ चीज़ दिखे तो वहाँ एनी का यूज होता है। नेगेटिव मतलब हो गया नॉट, नेवर, आइदर, सॉरी नॉट, नेवर, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, इस टाइप से कुछ भी आपको वर्ड दिख जाते हैं तो अपने को हमेशा एनी का यूज करना है। और जब भी हमने को ऑफर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में से कुछ दिखे तो सम का यूज करना है। ऑफर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, इसमें से आपने को कुछ भी दिखे तो हमें हमेशा सम का यूज करना है। और जब हमें कोई नेगेटिव सेंस की चीज़ें दिखे जैसे हार्डली, रियली, स्कार्सली, नो, नेवर, नेट, आइदर, नाइदर, इस टाइप से कुछ भी अपने को दिखे तो हमें एनी का यूज करना है। और हमेशा देखो एनी का यूज कहाँ करेंगे और सम का यूज कहाँ करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है अपने को और उसका आंसर यदि यस आ रहा है तो हमेशा अपने को सम का यूज करना है। और यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है और उसका आंसर हमेशा नो आ रहा है तो हमेशा एनी का यूज करना है। तो सम और एनी में आप कंफ्यूज नहीं होना। सम का यूज कहाँ होता है, प्लूरल, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। एनी का यूज होता है सभी के लिए। फिर हमने पढ़ा सम का यूज पॉजिटिव में होता है, एनी का नेगेटिव में होता है। सम का ऑफर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में होता है, एनी का हार्डी, रेज, स्कार्सली और कोई भी नेगेटिव वर्ड्स होता है उसमें एनी का यूज होता है। यदि कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसका आंसर यस है तो सम का यूज होगा, और यदि कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसका आंसर नो है तो एनी का यूज होगा। तो ये तो सम और एनी के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम अपना पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देयर इज डैश शुगर इन द बॉल। अब देखो शुगर क्या होता है दोस्तों। आप कहोगे कि सर शुगर होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि शुगर को गिन नहीं सकते इसलिए वो क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने आपको बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन हो वहाँ किसका यूज किया जाता है, सम का। तो यहाँ क्या आएगा, सम। तो इसमें हो जाता देयर इज सम शुगर इन द बॉल। फिर अगला, देयर इजंट शुगर इन द बॉल। अब देखो मैंने आपको बताया है शुगर तो अनकाउंटेबल नाउन है और एनी के साथ किसी का भी यूज हो सकता है, परंतु ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है, इजंट आ गया तो इससे क्या शो हो रहा है कि नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव वर्ड आता है वहां क्या होता है दोस्तों, एनी। तो एनी का देयर इजंट एनी शुगर इन द बॉल। तो सम और एनी में आप कंफ्यूज नहीं होइए। अब जो अगला है, इज देयर शुगर इन द बॉल, यस देयर इज। अब देखो मैंने आपको बताया था कोई भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो उसका यदि आंसर यस आता है तो हमेशा अपने को सम का यूज करना है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है। और एक क्वेश्चन और रह गया, वो है हार्डली टाइम लेफ्ट। अब मैंने आपको बताया था हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, इस टाइप का कोई भी नेगेटिव वर्ड आ जाता है तो हमें हमेशा उसकी जगह एनी का यूज करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंस में हमेशा एनी का यूज होता है। अब जो हमारा अगला है डिटर्मिनर वो है ईच और एवरी। इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ईच और एवरी, उम्मीद करता हूँ बोर तो नहीं हो रहे हो हमारी क्लास से। आपको बहुत शानदार शानदार चीज़ें करवाई जा रही है और लास्ट में एक सरप्राइज भी मिलेगा आपको। और वैसा सरप्राइज आपको हर क्लास में मिलेगा अब जो आगे आएगी। और दोस्तों जीके का लेवल हम आपका बहुत ऊपर रख रहे हैं। हम आपको पटवार के बराबर का जीके कवर करवाएंगे, क्योंकि पटवार में बहुत अच्छे लेवल का जीके आता है। ऐसा नहीं है कि जो पटवार में पॉलिटी आता है तो हम आपको पॉलिटी करवाएंगे। आपके जो टॉपिक्स हैं वो हम आपको पटवार के लेवल के करवाएंगे, जिससे कि परीक्षा के अंदर कोई भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए तो अपने को गलत नहीं करके आना। वैसे हमारी पटवार की मैराथन क्लासेज ऑलरेडी चल रही है। स्टूडेंट्स की डिमांड थी, काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कि सर हमारे हाई कोर्ट के लिए भी कोई ऐसी मैराथन क्लास स्टार्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स की मांग को देखते हुए हमने ये हाई कोर्ट मैराथन क्लास स्टार्ट की है, जिसमें आपको हमारे हिंदी के एक्सपर्ट और जीके गुरु कहलाने वाले भवानी सिंह जी, वो आपको हिंदी और जीके पढ़ाएंगे। आपको पूरा राजस्थान का जीके बहुत डीपली पढ़ाते हैं, वो बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। वो उनको लोग जीके गुरु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को देखिए और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिस कारण कोई कारण वो अपनी घर पे बैठे हैं या उन्होंने तैयारी कर रखी है और रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, उन तक भी ये क्लास शेयर कीजिए, जिससे कि वह भी तैयारी कर सके और हाई कोर्ट की नौकरी में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों अपने को देरी नहीं करनी, अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। अब देखो मैंने ईच और एवरी के बारे में आपको बता रहा था। ईच एवरी में क्या होता है कि ईच का यूज कहाँ होता है और एवरी का यूज कहाँ होता है। तो ईच का यूज हमेशा वाक्य में संख्या निश्चित हो, यदि वाक्य है कोई उसके अंदर क्या है संख्या कोई निश्चित है तो हमेशा अपने को ईच का यूज करना है।
और कोई वाक्य है उसमें संख्या अनिश्चित है। मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मैटर बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब ईच में हमेशा निश्चित होता है और एवरी हमेशा अनिश्चित होता है। ठीक है, अब ईच का यूज कहाँ किया जाता है? जब ग्रुप में इंडिविजुअल की बात हो, कोई इंडिविजुअल मेंबर की बात होना, तो यूज किया जाता है ईच का। और ग्रुप में सभी मेंबर्स की बात हो तो किसका यूज किया जाता है? एवरी का। अब आपको समझ आ गया होगा ईच क्या होता है, एवरी क्या होता है। ईच का यूज निश्चित संख्या के साथ होता है, एवरी का यूज अनिश्चित संख्या के साथ होता है। ईच मतलब होता है इनडेफिनेट, मतलब कोई ग्रुप में इंडिविजुअली मेंबर्स के लिए होता है ईच का यूज, और एवरी का यूज होता है सभी के लिए। अब इसका अपना एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है इसका, डैश ऑफ द 10 स्टूडेंट्स वर गिवन इन ए सर्टिफिकेट 1 by 1। तो इस क्वेश्चन में क्या है? ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गिवन ए सर्टिफिकेट 1 by 1, आपको यहाँ से पकड़ना है क्योंकि इसमें निश्चित संख्या दी गई है और वो है 1 by 1। तो आप इसको इजीली कह सकते हो कि सर यहाँ आएगा ईच का यूज। ईच का यूज एक दोस्तों मेरे राइटिंग से आप नहीं घबराइएगा, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को डॉक्टर बनाना चाहते थे पर बन में गया टीचर, इसलिए राइटिंग मेरी डॉक्टर वाली है। तो आप मेरी राइटिंग से ज़्यादा डरिएगा नहीं, आप अपने मेरे कंटेंट को देखिएगा। ठीक है, अब अगला जो है हमारा, डैश एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी इन ए क्लास। डैश एवरी स्टूडेंट वाज हैप्पी इन ए क्लास, इसमें क्या होगा? अब ये किसके लिए बात हो रही है? सॉरी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा ये डैश। ठीक है, अब स्टूडेंट वाज हैप्पी इन ए क्लास, तो इसमें क्या बात हो रही है? सभी के लिए बात हो रही है। तो सभी के लिए किसका यूज आता है दोस्तों? एवरी का। तो ईच और एवरी में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो एक बार हमने जो भी पढ़ा है उसको 2 मिनट के अंदर थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हमने सबसे पहले पढ़ा डिटरमिनर के बारे में कि नाउन से पहले आते हैं, और फिर हमने पढ़ा डिटरमिनर कौन कौन से होते हैं, फॉर फर्स्ट, फॉरमोस्ट, लिटिल, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। इन्होंने फिर हमने पढ़ लिया कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं। फिर हमने पढ़ा डिटरमिनर्स के निर्धारक होते हैं, संज्ञा। फिर हमने फर्स्ट और फॉरमोस्ट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट होता है पहला, फॉरमोस्ट मतलब होता है मुख्य, इंपॉर्टेंट। फिर हमने पढ़ा मैनी और मैनी एक के, मतलब इन दोनों का यूज बहुतायत में होता है। मैनी का यूज होता है प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ, और मैनी एक का होता है सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन के साथ। फिर हमने पढ़ा एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट के बारे में। इन दोनों का यूज एज कंपैरिजन के अंदर होता है। एल्डर और एल्डेस्ट का यूज ब्लड रिलेशन के साथ होता है, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज ब्लड रिलेशन जिसके नहीं हो उनके साथ होता है, जैसे एनिमल, पर्सन, थिंग। और एल्डर और एल्डेस्ट के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, और ओल्डर और ओल्डेस्ट के साथ हमेशा देन का यूज किया जाता है। फिर हमने पढ़ा फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, और इसका हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। द का यूज होता है थोड़ा या अपर्याप्त, और हमेशा पॉजिटिव के सेंस में होता है। और द फ्यू होता है उसका जितने भी है उतने सभी, और इसकी पहचान होती है द फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज। फिर हमने पढ़ा लिटल, ए लिटल, द लिटल, इन तीनों का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। लिटल मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, ए लिटल पॉजिटिव सेंस में, और द लिटल जितना भी है उतना सभी। इसको पकड़ने की ट्रिक है द लिटल प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं? जो अपने से नाउन को परिभाषित करे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सम और एनी का। सम का यूज होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ। एनी का सभी के साथ यूज होता है। सम का पॉजिटिव में होता है, एनी का नेगेटिव में होता है। सम का यूज होता है ऑफर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के अंदर। एनी का नेगेटिव वर्ड हार्डली, रेयर, स्कार्सली, इस टाइप से कुछ भी वर्ड हो उसमें नेगेटिव हो तो एनी का यूज होता है। यदि कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है उसका आंसर यस आ रहा है तो उसमें सम का यूज होगा, और यदि कोई इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है और उसका आंसर नो आ रहा है तो एनी का यूज होगा। फिर हमने पढ़ा ईच और एवरी के बारे में। ईच का यूज होता है निश्चित संख्या के और इंडिविजुअली मेंबर के लिए, और एवरी का होता है अनिश्चित संख्या में और सभी मेंबर्स के लिए होता है। फिर इस क्लास के माध्यम से हम आपको एक नई चीज़ सिखा रहे हैं, वो है कि जैसे वर्ड मीनिंग, इडियम फ्रेज, वन वर्ड या एरर, इस टाइप से कुछ भी हम रोज 5-5 आपके सामने लेके आएंगे। कभी वर्ड मीनिंग करवा दिए तो कभी एरर करवा दी 5, कभी वन वर्ड करवा दिए तो कभी इडियम फ्रेज करवा दी। जिससे क्या होगा? एक तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, और ये जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो आपको याद नहीं रहते, उनको याद करने की ट्रिक समझ आ जाएगी कि इनको याद रखने की आखिर ट्रिक कैसी होती है। ऐसे ही हमारे हिंदी के अंदर भी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सभी रोज 5-5 करवाए जाएंगे, जिससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको
ये याद करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो साइनो एंटो वगैरह होते हैं ना, ये लास्ट में याद ही नहीं रहते आदमी को। इनको अभी से याद करना शुरू करो, और मैं जो तरीका बताता हूँ उस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा, कभी ज़िंदगी में भी नहीं भूलोगे। अब जो मेरी ट्रिक है इनको याद करने की, आपको हंसी नहीं आएगी इसके ऊपर, पर आप मेरी ट्रिक से चलोगे तो आप, उम्मीद करता हूँ, कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। अब जैसे कि मॉडिफाई है, मॉडिफाई का मतलब है शांत करना। अब मॉडिफाई को आप कैसे याद रख सकते हो कि मॉडिफाई का मतलब होता है शांत करना। मतलब कि आप कोई भी चीज़ का मोल भाव करते हो, मॉडिफाई से बना मोल भाव। मोल भाव करते हो तो दुकानदार आपको क्या कहता है, भैया शांत रहो। किसी भी चीज़ का आप मोल भाव करते हो तो दुकानदार आपको कहता है भैया शांत रहो। तो आप मॉडिफाई को कैसे याद रख सकते हो कि इसका मतलब होता है शांत रहो। फिर हमारा जो अगला है वो होता है परसुएट। परसुएट को आप कैसे याद रख सकते हो। मान लो आपने किसी को कोई काम कहा और उसने कहा है यार मैं आपका काम नहीं कर सका, मैं आपका काम परसों कर दूंगा। परसुएट से बना परसों, मैं आपका काम परसों कर दूंगा, तो आप क्या हो जाओगे, राजी। तो परसुएट से क्या बना, राजी। देसी जुगाड़ है ये। फिर हमारा अगला है स्टेगनेट। स्टेगनेट मतलब होता है गतिहीन हो जाना। गतिहीन हो जाना। अब देखो कोई व्यक्ति है वो स्टेज पे जाता है, कोई व्यक्ति है जो स्टेज पे जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को गिफ्ट के लिए स्टेज पे बुलाते हैं, तो वो क्या करता है, गति से जाता है, भाग मतलब दौड़ता जाता है। तो उसको अपने क्या कह सकते हैं, स्टेगनेट मतलब होता है गतिहीन हो जाना। ग्रुलिंग। अब जो ग्रुलिंग को याद करने का क्या तरीका है, ग्रुलिंग से बना होता है अति कठोर। तो ग्रुलिंग का मतलब होता है अति कठोर। ग्रुलिंग से आप याद रख सकते हो कि ग्रो। ग्रो, कोई भी चीज़ को क्या है, ग्रो करने के लिए अपने को बहुत कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, मतलब अति कठिन प्रयास करने पड़ते हैं, तब वो चीज़ क्या होती है, ग्रो होती है। तो ग्रूलिंग को आप ऐसे याद रख सकते हो, ग्रूलिंग से बना ग्रो। ग्रो मतलब होता है अति कठिन। और एक होता है डिजेक्शन। अब डिजेक्शन को कैसे याद रख सकते हो, डिजेक्शन से रिलेटेड एक वर्ड होता है रिजेक्शन। रिजेक्शन से रिलेटेड क्या वर्ड होता है, रिजेक्शन। और जब किसी को रिजेक्शन मिलता है, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो कोई सरकारी नौकरी हो, या और कोई प्राइवेट जॉब हो, तो जब उसको रिजेक्शन मिलता है तो वो क्या होता है, निराश होता है। तो रिजेक्शन को आप कैसे याद रख सकते हो, निराश, निराशा के रूप में उसको याद रख सकते हो। एक बार वापस से रिवाइज। मॉडिफाई मतलब होता है दोस्तों शांत करना। मोल भाव करोगे तो दुकानदार क्या कहेगा, शांत रहे भाई। फिर परसुएड। परसुएड मतलब मैंने आज तेरा काम नहीं किया, मैं परसों करूंगा। परसोड तो आप क्या होते हो, राजी हो जाते हो, खुश हो जाते हो। स्टैग्नेट। स्टैग्नेट मतलब होता है गति होना। एक आदमी स्टेज पे जाता है तो वह बहुत गति से जाता है। ग्रूलिंग मतलब होता है ग्रो। ग्रो कब होता है आदमी, ग्रो होने के लिए अति कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। और डिजेक्शन मतलब होता है निराशा। डिजेक्शन मतलब बना रिजेक्शन। रिजेक्शन कब होता है आदमी को, जब कोई निराशा होती है। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने आज इंग्लिश की पहली क्लास रखी। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि ये क्लास आपको वास्तव में पसंद आई है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर हमें ये क्लास पसंद आई है या नहीं आई है, जो भी है। और इसको आप अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हर आपका दोस्त जो तैयारी करने वाला है, जो भी लॉकडाउन में घर बैठा है, वो अपनी वापस से तैयारी स्टार्ट कर सके। क्योंकि लोग अभी जा रहे हैं डिप्रेशन में, और हमें डिप्रेशन में नहीं जाना। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर घर पे रहते हैं तो तनाव हो जाता है, क्या करें सर। मैंने कहा पढ़ो। इस लॉकडाउन को आप अवसर समझिए। अवसर समझ के पढ़ोगे ना, तो आप निश्चित पेपर के अंदर सफल होंगे। और अभी आप ऐसे हताश होकर पढ़ोगे कि पेपर आगे चला गया, कब होगा पता नहीं, तो सफलता के चांसेस कम हो सकते हैं आपके। इसलिए कोई भी चीज़ करो तो कंटिन्यू करो, भले आप 1 घंटे भी पढ़ो रोज के, पर पढ़ो कंटिन्यू। जब तक आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे कोई चीज़ के अंदर, तब तक आप सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए कोई भी चीज़ करो उसके अंदर कंटिन्यूटी रखो। अब जैसे ये मैराथन क्लास हमने स्टार्ट की है, हमारी टीम कंटिन्यू काम कर रही है इसके ऊपर, तो आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप इसके अंदर कंटिन्यू जुड़े रहो हमारे से, जिससे हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिले कि आज हमारी टीम इतने बच्चों ने ये वीडियो देखा है। बाकी मैं आपके इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो यही है लास्ट बात, कि इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी करने वाले, उनको इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच सके और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आप मेरे को ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। और कोई प्रकार का सुझाव हो तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी प्रकार जो ये लास्ट में हमने 5 आपको वर्ड मीनिंग करवाए हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें हम रोज़ अलग अलग चीज़ें करवाएंगे। इसी प्रकार हिंदी में भी आपको करवाएंगे हमारे गुरु जी।
तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ट्रिकी गुरुजी। ट्रिकी गुरुजी को सब्सक्राइब करना ना बोले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।